गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ी थी रिलेटेड टू एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, सभी को फार्मूला याद होना चाहिए एक्सियल और कोएक्सियल का। क्लासेस किसी को मिस नहीं करना है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल पर क्या इफेक्ट होगा। यदि डाइपोल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है? चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज है। मतलब यदि मैं नाम लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब वहां पे चार्ज है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकती, है ना। और डाइपोल में भी चार्जेस होते हैं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। यदि कहीं दो चार्जेज हो या दो से अधिक चार्जेज हो तो वो चार्जेज आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। सबको क्लियर है? तो डाइपोल एक यहाँ पे है और दूसरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है और डाइपोल में एक चार्ज है। ये दोनों चार्ज एक फोर्स लगाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स या टॉर्क बोलेंगे। टॉर्क मतलब जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है और बॉडी घूमने लगती है उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क तब नाम सुनेंगे जब कोई भी बॉडी घूमेगी। यदि बॉडी में सीधा फोर्स लगता है तो वो फोर्स है, लेकिन यदि फोर्स ऐसे लग जाए कि बॉडी घूम जाए तो इसे क्या बोलते हैं? बॉडी में टॉर्क लग रहा है। बॉडी में टॉर्क लग रहा है जिसके कारण बॉडी रोटेट करेगी। बॉडी में फोर्स लग रहा है जिसके कारण बॉडी सीधी जाएगी। फोर्स एक निश्चित डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे फोर्स और टॉर्क। फोर्स और टॉर्क बड़ा तो नहीं है, टॉपिक नहीं हुआ ना अभी। फोर्स और टॉर्क इन डाइपोल। फोर्स और टॉर्क इन डाइपोल ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड force or torque on dipole in uniform electric field। क्या हेडिंग है? फोर्स और टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स और टॉर्क on dipole in uniform electric field। हेडिंग समझ में आ रही है क्या? तो टॉर्क लगेगा डाइपोल में जब डाइपोल कहाँ होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पुट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम डाइपोल को कहाँ रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। The force or torque act on dipole। Force or torque act on dipole, ठीक है, in equal and opposite direction। which try to bring the dipole, which
try to bring the dipole in stable equilibrium position. Equilibrium position. Put the dipole in uniform electric field. The force or torque act on dipole in equal and opposite direction, which try to bring the dipole in stable equilibrium position. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम क्या रखेंगे? डायपोल को। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई पूछ ले कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स a field line, the direction of field line are same and equidistant between them. जो फील्ड लाइन होती हैं उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखें, यदि मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा। क्लियर है सभी को? ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, ये लिख देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ये डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएंगी? नॉन यूनिफॉर्म। या इक्विडिस्टेंस नहीं है तब भी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हमने ऐसे बना दिया, अब ये यूनिफॉर्म नहीं होंगी। पैरेलल तो है लेकिन इक्विडिस्टेंस नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि हमने ऐसा बना दिया तब भी ये यूनिफॉर्म नहीं है। यदि हमने ऐसा बना दिया तब भी ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब इनके बीच का गैप इक्वल हो। यदि ये 2 सेंटीमीटर तो हर जगह गैप कितना हो? 2 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट और डायरेक्शन उनकी सेम हो। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसी में हम एक डायपोल रखेंगे। क्या रखेंगे? डायपोल रखेंगे। डायपोल सबको पता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब यदि डायपोल का नाम लेंगे और डायपोल आपको नहीं पता तो क्या आपको कोई चीज समझ में आएगा? यदि मैं डायपोल का नाम लेता हूं और आप डायपोल नहीं जानते तो फिर आप बैठे रहेंगे बस। इसलिए पीछे की जितनी चीजें हैं उनको रिकवर करिए, उनको पढ़िए। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब हम डायपोल को किसी एंगल थीटा पे रख देंगे। ठीक है, ये रख दिया हमने डायपोल। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। हमने डायपोल को कहाँ रख दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और डायपोल की लेंथ कितनी होती है याद है किसी को? 2L। डायपोल की लेंथ कितनी होती है? 2L। यहाँ से मतलब जो हमारा AB लेंथ है वो कितना है? 2L। ये बना दिया। अब ये एक प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस चार्ज की है मान लीजिए। तो इस प्लस चार्ज पे जो यहाँ पे है इस पे फोर्स लगेगा। ये चार्ज इसको क्या करेगा? इसको एक फोर्स लगाएगा। किसी चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स कितना होता है किसी को याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? F इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में
जो चार्ज रखोगे तो उसमें कितना फोर्स हो जाएगा, QE, F इक्वल टू QE। यदि कूलॉम्स लॉ से इसको सॉल्व करें तो कूलॉम्स लॉ से E की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना लिखते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो दो चार्ज हो जाएंगे, कितने चार्ज हो जाएंगे, दो चार्ज जहां होते हैं वहां कूलॉम्स लॉ हो जाता है। मतलब ये वही कूलॉम्स लॉ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलॉम्स लॉ, दैट इज कोलम्बियस फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में उसको F इक्वल टू QE लिखते हैं, है ना। और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। यदि प्लस चार्ज पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो, यदि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगेंगे। यदि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगेंगे। ऐसी दशा में इसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। डाइपोल का नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, एक जगह कहीं ना कहीं इसका नेट फोर्स 0 होगा। अब क्या करेगा, ये जो डाइपोल आपने एंगल थीटा पे रख दिया है, ये फील्ड क्या करेगी, जब इसमें ये डाइपोल ऐसे रखा, अब फील्ड मान लो ऐसे आ रही है, तो ये डाइपोल है, फील्ड ऐसे आ रही है, तो इसमें फोर्स लगेगा। तो जब यहाँ फोर्स लगेगा तो ये वैल्यू किधर जाएगी, ऐसे, मतलब जैसे फोर्स लगा तो ऐसे हो जाएगी। ये फील्ड मानिए, फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे होगी। मतलब ये डाइपोल हमारा जो ऐसे है, जैसे इधर से फील्ड जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी। मतलब ये इस एंगल से इस एंगल पे आने का प्रयास करेगा। सबसे ज्यादा इसमें फोर्स कब लगेगा, जब ऐसा होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पूरा कैसे हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ से ये फोर्स इधर लगेगा तो ये ऐसे होगा, और ये पीछे वाला ये ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा। डाइपोल क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। समझ में आया क्या। जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्या होगा, ये घूमेगा, ये इधर जाएगा और ये ऊपर की ओर, मतलब एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, एक ऊपर की ओर, तो ये क्या होगा, घूमने लगेगा। क्या होगा, घूमने लगेगा। और यदि इतने पे है तो इसमें कम फोर्स लगेगा, इतने पे है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है, ये डायग्राम समझ में आया आपको, यहाँ तक बना लीजिए सब लोग पर। यहाँ तक किसी कोई डाउट है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। किसी को टॉर्क का फार्मूला पता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। फार्मूला याद रखिए सभी लोग, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपने 11th में पढ़ा है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रोटेशनल मोशन में 7th चैप्टर में 11th में आपने पढ़ा है। यदि पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात ही नहीं, पता लगा 7th चैप्टर रिड्यूस है तो आधा छोड़ दिया, केवल पहला एक्सिस थ्योरम पढ़ लिया, बाकी छोड़ दिया। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डाइपोल में फोर्स लगता हुआ दिख रहा है क्या आपको, कितने लोगों को दिख रहा, कितना फोर्स लग रहा, फोर्स कितना लग रहा, F इक्वल टू QE, सभी को दिख रहा है, चाहे प्लस चार्ज के कारण हो चाहे माइनस चार्ज के कारण हो, फोर्स इक्वल है। कितना लग रहा है, F इक्वल टू QE। और क्या चाहिए हमें,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फोर्स की। जैसे ये डाइपोल है, फोर्स इसमें ऐसा लगेगा, ध्यान से देखिए, फोर्स इसमें ऐसे लग रहा, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ये फोर्स ऐसे लग रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ये समझ में आ रहा है? फोर्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री। क्लियर है? यदि फोर्स ऐसे लगा तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इस लाइन का 90 क्या है? ये। तो जब ये फोर्स ऐसे लग रहा, ध्यान से देखिए, फोर्स ऐसे लग रहा, इसका 90 या पॉइंट से लिख देता हूं। अब आप बताइए, फोर्स ये परपेंडिकुलर मतलब BC लाइन जो है, ध्यान से देखिए, ये BC है और ये फोर्स 90 पे है। यदि मैं फोर्स यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू लिखूं तो फोर्स कितना लिखूंगा? QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखूंगा? BC। किसी को समझ में आया? फोर्स QE और डिस्टेंस परपेंडिकुलर BC। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारा टॉर्क मिल जाएगा। अब हमें BC नहीं पता कितना है, BC अननोन है, तो हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। दिख रहा सभी को? हाइपोटेनस आपको पता है 2L है, पता है क्या? यदि आपको हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? साइन थीटा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल BAC लगा देता हूं, BAC, ये पे थीटा एंगल है, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है फार्मूला? परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AB। क्लियर है सभी को? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे चाहिए क्या इस इक्वेशन में? BC। तो BC कितना आ जाएगा यहां से? AB साइन थीटा। कितना आ जाएगा? BC इक्वल टू AB साइन थीटा। और AB कितना है? AB कितना है? 2L। तो 2L साइन थीटा। AB जो हमारा है वो डायपोल लेंथ है। क्या भाई? डायपोल लेंथ। BC मिल चुका है क्या? BC मिला। आपको इस इक्वेशन में क्या चाहिए था? BC चाहिए था। BC मिल गया, बस मतलब आपका डेरिवेशन हो गया। जो चाहिए वो मिल गया, डेरिवेशन कंप्लीट। समझ में आ रहा है? यहां तक लिखिए पहले। तो टाउ इक्वल टू QE इंटू BC, BC की वैल्यू रखते हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा? QE इंटू BC की वैल्यू कितनी है? 2L साइन थीटा। टाउ इक्वल टू E Q इंटू 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L किसी को याद है क्या है? Q इंटू 2L डायपोल मोमेंट। जहां डायपोल होगा वहां डायपोल मोमेंट होगा। आपने एक्सियल में देखा, वहां भी डायपोल मोमेंट था। कोएक्सियल में देखा, वहां भी डायपोल मोमेंट था, क्योंकि डायपोल था। यहां भी डायपोल है तो डायपोल मोमेंट। जहां भी डायपोल होगा वहां डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का मतलब घुमाव। क्लियर है? डायपोल जहां होगा वो घूमेगा। अब इसकी जगह क्या लिख दो? P इक्वल टू Q इंटू 2L। P है हमारा डायपोल मोमेंट। P क्या है? डायपोल। तो टाउ इक्वल टू आपका फार्मूला आ गया PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। P डायपोल मोमेंट,
E electric field intensity, theta angle between dipole and uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच, डायपोल के बीच का एंगल थीटा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? यहां तक लिख लिया आपने। इसके बाद देखें ये टॉर्क क्या है, स्केलर है कि वेक्टर? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। इसे वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। 11 में पढ़ा, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। क्या पढ़ा है 11th में? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा। यहाँ क्या PE साइन थीटा, तो PE साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? P क्रॉस E। तो वेक्टर टाउ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्लियर है? वेक्टर P क्रॉस E वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस Q से प्लस Q की ओर। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी को पता है क्या? डायपोल मोमेंट किस प्रकार की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस Q से P की ओर प्लस Q की ओर। माइनस Q से प्लस Q की ओर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, थीटा एंगल पे, है ना? तो P क्रॉस E दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरी डायरेक्शन बन जाएगा। यदि डायपोल मोमेंट x एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, तो z एक्सिस में टॉर्क लगेगा। किस एक्सिस में? z एक्सिस। क्लियर है सभी को? अब यहाँ केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है? If theta equal to 0 डिग्री, then 0 का मतलब साइन 0 इक्वल टू 0। देखिए फार्मूला क्या? टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? डायपोल पर कोई घुमाव नहीं होगा। यदि इसका मतलब ये है कि डायपोल को यदि मैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने डायपोल को ऐसे रख दिया, अभी फील्ड ऐसे आएगी चली जाएगी, ऐसे आएगी चली जाएगी, ये डायपोल घूम नहीं सकता। यदि डायपोल को आपने ऐसे रख दिया तब इस पे फील्ड फोर्स लगेगा और ये घूमेगा। यहाँ से प्रूव भी हो रहा है, यहाँ से प्रूव हो रहा है टॉर्क नहीं लगेगा। कब? जब डायपोल को आपने 0 डिग्री पर रख दिया। यदि मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो आपका डायपोल इस पोजीशन पे रखा है, ये माइनस Q और ये प्लस Q। इधर फोर्स कितना लगेगा? FQE और इधर फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू QE। बोथ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्स किधर लग रहा है? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? तो यदि नेट फोर्स 0 है तो डायपोल क्या होगा? घूमेगा। यदि नेट फोर्स 0 है, ये तो तभी घूमेगा जब ऐसे इधर का फोर्स ज्यादा होगा इधर का कम। यहाँ तो नेट फोर्स 0 है, F इक्वल टू Q इधर, F इक्वल टू Q इधर, दोनों फोर्स बराबर हैं। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? डायपोल इन स्टेट ऑफ स्टेबल
ये स्टेबल स्टेट लिख देता हूं, इन स्टेबल स्टेट इन इक्विलिब्रियम, किस स्टेट में है डायपोल? स्टेबल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। स्टेबल स्टेट इन इक्विलिब्रियम, डायपोल कब स्टेबल स्टेट इन इक्विलिब्रियम में रहेगा? यदि एंगल थीटा है तो, एंगल थीटा 0 डिग्री है तो, इन विच एंगल द डायपोल इन स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन विच एंगल, किस एंगल पे डायपोल स्टेट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा? क्वेश्चन है 0 डिग्री पे, याद रखना इस कंडीशन में नेट फोर्स हमारा 0 होगा। इस कंडीशन में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? केस नंबर सेकंड, केस सेकंड लेते हैं। यदि एंगल 90 डिग्री हो जाए, साइन 91 होता है, यदि साइन 91 होता है तो यहां पे मैं डायपोल को बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। डायपोल इस सिचुएशन में ऐसी स्थिति में रहेगा, यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू। अब ये यहां पे फोर्स इधर लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और इसमें फोर्स लगेगा इधर। अब अपोजिट डायरेक्शन तो है लेकिन एक ही लाइन में नहीं है, ये इधर घूमेगा, ये ऐसे होगा, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब क्या होगा? मैक्सिमम टार्क, यदि ये डायपोल ऐसे रख दिया तो फील्ड आएगी तो हर जगह पे लगेगी। सबसे ज्यादा इस कंडीशन में इसमें फोर्स लगेगा। लगेगा क्या? यदि इसको ऐसे कम करते जाए तो फोर्स यहां से निकलता चला जाएगा, कम फोर्स लगेगा। कितने पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा? इसमें 90 डिग्री। ये फील्ड लाइन और ये डायपोल, जब फील्ड लाइन और डायपोल के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो टार्क क्या होगा? PE हो जाएगा, विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम टार्क कब लगेगा? 90 डिग्री पे। किस एंगल पे? 90 डिग्री पे। इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 नहीं होगा और डायपोल क्या करेगा? मूव करेगा। अब क्या होता है? जैसे इधर से फील्ड इसको घुमाया तो ये पॉजिटिव वाला इधर और फोर्स लगा ही रहता है, ऐसे हो जाता है। जब नेगेटिव वाला इधर आता है तो पॉजिटिव फील्ड इसको खींचने का प्रयास, इधर फिर खींच लेगी, फिर ये ऊपर चला जाए, मतलब एक दूसरे को ये खींचता रहेगा। और यदि आप सोचें कि हम डायपोल को ले जाके इतने पर रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कभी नहीं घूमेगा। ये तभी घूमेगा जब इसको किसी एंगल पे रखोगे। डायपोल का मोमेंट तभी होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रखोगे। यदि एंगल पे नहीं रखा तो टार्क नहीं लगेगा, टार्क डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और नेट फोर्स 0 तब नहीं होगा जब आप किसी एंगल पे रखें। इसलिए टॉर्क के लिए आपको ध्यान रखना है डायपोल को किसी एंगल पे रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।